नमस्कार। सृजन आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम चालू करने जा रहे हैं क्या? आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसके मैं सारे के सारे टॉपिक अपने इसी चैनल पर कवर करवाऊंगा, तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। तो हम फैक्ट तो मिलेंगे, साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे। पहला जो टॉपिक है वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो यहाँ से ही आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाती है। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन कोई अचानक से रैंडमली कोई घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे बहुत सी परिस्थितियां हैं वो काम कर रही थी, जिनकी वजह से एक के बाद एक समय के साथ साथ यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता आया। थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि की चर्चा कर लेता हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। ऐसा क्या हुआ कि यूरोपीय कंपनियां भारत आना चालू कर दी? तो चलते हैं पृष्ठभूमि की ओर। तो भारत और यूरोप का जो व्यापारिक संबंध है कोई नया नहीं था, बल्कि ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा था। प्राचीन काल में ही रोम के साथ ही भारत का यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध आरंभ हो चुका था। इसके हमें प्रमाण पुरातात्विक भी मिलते हैं और साहित्यिक भी मिलते हैं, ऐतिहासिक मिलते हैं। बहुत से विदेशी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत अपने पीछे छोड़े हैं तत्कालीन समय में। जैसे कि मैं कुछ का जिक्र करना चाहूँ तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण है, व्यक्ति तो ऐसा है कि पता नहीं कौन है, लेकिन उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज लिखी। मैं चर्चा कर रहा हूँ प्राचीन काल में भारत की जो भारत का जो ट्रेड रिलेशन है वो रोम से चालू की हुआ। तो इसका पता किससे चलता है? मैंने बोला ये है पेरीप्लस, पेरीप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। तो ये बुक का नाम है। किसने लिखा पता नहीं, अज्ञातनामा बोला जाता है, लेकिन जो कुछ भी लिखा उन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर लिखा। ये महत्वपूर्ण बात है। प्रथम शताब्दी के आसपास की बात है ये। दूसरे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति नहीं, ये बुक है। व्यक्ति है टॉलमी। टॉलमी ने अपनी बुक लिखी जियोग्राफी के नाम से, जियोग्राफी के नाम से बुक लिखी। तो इन्होंने भी प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। मतलब वो खुद आए कहाँ पर? दक्षिण भारत। वहां पर देखा भारत का, दक्षिण भारत का जो व्यापार है रोम के साथ धूमधाम से चल रहा था, तो उसके बारे में बताते हैं। फिर दो सोर्स और मैं बताना चाहूंगा, एक तो स्ट्रेबो है और एक प्लिनी है। प्लिनी की बुक भी पूछ ली जाती है। प्लिनी की बुक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री। लेकिन ये उतना ज्यादा इन दोनों के पीछे ये थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने सुनी सुनाई बातों के आधार पर ये वर्णन किया है, व्यापार वगैरह की बात की है। तो नेचुरल हिस्ट्री, ये भी क्वेश्चन आता रहता है। तो ये जो भारत का यूरोप के साथ जो व्यापार है वो कंटिन्यू रहता है मध्यकाल तक। मध्यकाल में अनेक मार्गों से, अनेक में भी हम देखें तो अनेक क्या, तीन मार्ग बोले तो तीन मुख्य मार्ग थे जिसके द्वारा भारत का यूरोप से व्यापार होता था। कहाँ से? भारत के पश्चिमी तट से। पहला जो मार्ग है वह जाता था गल्फ ऑफ पर्सिया, यानी फारस की खाड़ी से होकर जाता था। दूसरा जो मार्ग है वो जाता था कहाँ से? रेड सी, यानी लाल सागर से होकर जाता था। और जो तीसरा मार्ग है वो जाता था भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से जाता था। तीन मार्ग थे। तो इसमें से भी फारस की खाड़ी से होकर जाने वाला मार्ग महत्वपूर्ण था। लाल सागर वाला जो मार्ग था ये थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण था, क्योंकि फॉग के कारण, कोहरे के कारण जो है, कोहरे के कारण ये मार्ग थोड़ा सा दुष्कर हो जाता था। तो इसकी वजह से क्या है, बहुत सी कठिनाई उत्पन्न हो जाती थी। फॉग की वजह से रास्ता भटक जाए तो कहीं किसी चट्टान से टकरा जाएं, आपस में शिप हैं वो टकरा जाएं, तो कहीं कोहरे में समुद्री डाकू घात लगा के बैठे हैं, सामने का नहीं दिखता है, तो बहुत समस्या थी। तो इसका यूज बहुत कम होता था। तीसरा मार्ग, चलो मैप में बताता हूँ ये मार्ग।
और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखें, ये मैप आते हैं तो ये भारत का पश्चिमी तट है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह थे जिनसे व्यापार होता था। एक तो हो गया सूरत हो गया, एक भड़ौच हो गया। भड़ौच को बैरी गाजा भी बोला जाता था प्राचीन काल में, भृगु कच्छ भी बोला जाता था। फिर एक है कैम्बे। ये 3 बंदरगाह हो गए गुजरात तट वाले। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर हो गया एक तो कालीकट हो गया, कालीकट, और एक हो गया हमारा कोचीन बंदरगाह। तो इन बंदरगाहों के थ्रू व्यापार होता था। व्यापारिक रास्ते की बात करें तो देखते हैं व्यापारिक रास्ते। अभी मैंने आपको बताया कि पहला रास्ता इस तट से, ये अरेबियन सी, अरब सागर हो गया। अरब सागर क्रॉस करके ये हो गया फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी से होता हुआ ये पहुंचा था, ये इराक। ये पॉइंट क्या है, ये जो देश है ये है इराक। इराक से आगे ये पहुंचता था कहाँ, ये हो गया टर्की, ये तुर्की पहुंचेगा। फिर यहाँ से भूमध्य सागर से होते हुए ये है इटली। इटली के ये पूर्वी तट से यदि होते हुए जाएंगे तो यहाँ पहुंचेंगे कहाँ पर, यहाँ हम पहुंचेंगे वेनिस। पहुंचेंगे। और यदि हम इसके पश्चिमी तट से होते हुए जाएं यहाँ पर, तो यहाँ पर पहुंचेंगे कहाँ कहाँ, जेनोआ पहुंचेंगे। ये तो ये हो गया हमारा पहला रूट। दूसरा रूट जो है वो पश्चिमी तट के बंदरगांव से अरेबियन सी को क्रॉस करते हुए ये अदन की खाड़ी है। अदन की खाड़ी से आगे यहाँ पर देखें तो ये है क्या, फारस की खाड़ी। ये लाल सागर है। ये लाल सागर से होता हुआ यहाँ पर पहुंचे हम मिस्र। मिस्र में सिकंदरिया या अलेक्जेंड्रिया पोर्ट स्थल मार्ग से होते हुए जाएंगे। फिर ये आ गया भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से होते हुए फिर वही रूट आ गया, उस साइड जाना है तो वेनिस पहुंचेंगे यहाँ से इटली के, और इस साइड यदि गए तो जेनोवा पहुंच गए। तो ये था दूसरा मार्ग। तीसरा मार्ग मैंने बताया कि भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से होकर जाता था। तो यहाँ से ये मध्य एशिया होते हुए, मध्य एशिया मतलब ये कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जितने भी स्थान है ये सब आते हैं कहाँ पर, मध्य एशियाई देश में, मध्य एशिया में आते हैं। मध्य एशिया से होते हुए ये रूस से होते हुए ये आगे हम जाएं तो ये पहुंचेगा बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर को पार करता हुआ ये मार्ग चला जाता था। तो ये था तीसरा मार्ग। तो अब देखें, यदि मैं किसकी बात करूं, मैं यूरोप के हिस्से की बात करूं तो यहाँ पर व्यापार में जो एकाधिकार जो चलता था, मोनोपोली चलती थी, वो चलती थी कहाँ के व्यापारियों की, इटली के। इटालियन जो मर्चेंट थे, इतालवी व्यापारी थे, तो उनका एकाधिकार था। तो यहाँ पर एकाधिकार था किसका, इटालियन मर्चेंट्स ना। अभी लैग कर रहा है, देखते हैं। चलो मैं तो बता ही रहा हूँ। इस हिस्से में इटालियन मर्चेंट थे, उनका एकाधिकार था। हम बात करें किसकी, इस हिस्से की बात करें, एशिया वाले भाग की बात करें तो एशिया में मोनोपोली किसकी चलती थी, यहाँ पर इस हिस्से में जो अरबी व्यापारी थे तो इनकी मोनोपोली चलती थी। भारत की बात करें तो भारत में कोरोमंडल, ये वाला जो तट है भारत का पूर्वी तट है, ये यहाँ ये कहलाता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट में, कोरोमंडल तट से लेके ये दक्षिण पूर्वी देश कहलाते, दक्षिण पूर्वी
एशियाई देश कहलाते हैं ये, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब उसके अंतर्गत आएंगे। तो कोरोमंडल तट से लेके यहाँ तक इस हिस्से में प्रभाव था किनका? एक व्यापारिक समूह था भारत का, वो चेट्टियार कहलाता था। चेट्टियार समुदाय, इनका प्रभाव था और उनका साथ देते थे यहाँ पर दक्षिण पूर्वी एशिया में चूलिया मुसलमान, इनके क्या थे? सहयोगी थे। चूलिया मुसलमान सहयोगी थे इनके। चेट्टियार एक लोग थे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक छोटी सी और बात, व्यापार किसका होता था? तो मुख्य तौर पे ये जो व्यापार है, यूरोप के जो व्यापारी हैं यहाँ इतनी दूर तक हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आ रहे हैं। हजारों किलोमीटर की यात्रा होगी। यदि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक की डिस्टेंस की बात करूं तो लगभग ये 3000 किलोमीटर पड़ता है। सिर्फ ये डिस्टेंस ही 3000 किलोमीटर पड़ता, तो ये सोचिए कितने हजार किलोमीटर का डिस्टेंस। तो असल में ये व्यापार जुड़ा हुआ था मसालों के व्यापार से। यूरोपीय जो व्यापारी थे ये व्यापार करने आते थे, पूर्वी जो देश हैं उनके मसालों का व्यापार करने आते थे, मसालों को लेने आते थे। क्योंकि ये जो मसाला है इसकी यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड थी, बहुत ज्यादा मांग थी। इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा महंगे बिकते थे। 50 से 60 गुना मूल्य का अंतर था। और मांग इसलिए थी क्योंकि यूरोप में जाड़ों के दिन में यहाँ के जो लोग थे वो मांस में सरवाइव करते थे। और मांस खा खाते कैसे थे? इसमें नमक डालते थे और काली मिर्च डालते थे, मसाले डालते थे, जिससे कि यह थोड़ा सा अच्छा खाने में लगता था। तो इसकी मांग बहुत ज्यादा थी। तो नमक और काली मिर्च डले गोश्त पर ही ये जिंदा रहते थे जाड़ों के दिनों में, इसलिए इसकी मांग थी, डिमांड थी, इसलिए बहुत महंगा ही मिलता था। तो यूरोप वाले हिस्से में बड़ा महंगा मिलता था और बात करें हम पूर्वी देशों की तो यहाँ पर बड़ा सस्ता मिलता था। तो ये मुख्य मदद तो थी ही। उसके बाद भी यदि थोड़ा और डीप जाना चाहिए तो हल्का सा, तो कुछ और प्रोडक्ट हैं, जैसे कि मैं बात करूं किसकी, मैं बात करूं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की बात करूं तो यहाँ से मुख्य तौर पे किसका ट्रेड होता था? 4 वस्तुएं मुख्य रूप से ट्रेड में आती थी। एक तो गरम मसाले तो थे ही, गरम मसाले तो थे ही, साथ में रेशम हो गया, रेशम का व्यापार हो गया, चीनी मिट्टी हो गई, चीनी मिट्टी हो गई, और एक और चीज है वो है लाख। तो मसाले, रेशम, चीनी मिट्टी, लाख, इसका आयात निर्यात होता था, निर्यात ही होता है। यहाँ से आयात होगा, यहाँ पर भारत तक आएगा, भारत के चेट्टियार जो समुदाय है वो यहाँ तक लाएंगे, फिर यहाँ से फिर यहाँ पर अरब व्यापारी हैं और ये भी थे साथ में, तो फिर ये माल जाएगा आगे। तो ये तो समझ में आ गया। भारत की बात करें तो भारत से मुख्य तौर पर किनका व्यापार होता था? तो मसाले तो जोड़ ही लें आप, मसाले हो गया, जड़ी बूटियां हो गई, मसाले हो गया, जड़ी बूटियां हो गई, इसके अलावा सूती कपड़ा हो गया, सूती कपड़ा हो गया, और नील। ये 4 प्रोडक्ट यहाँ से देख लें हम, 4 प्रोडक्ट यहाँ, 4 प्रोडक्ट वहां, इतना डीप वैसे तो नहीं, फिर भी मैंने बता दिया। अब देखो ये व्यापार चलता रहा मध्यकाल में, चलता रहा मध्यकाल में, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है। कब? वो होती है 1453 में, 1453 में। सूती कपड़ा, ये वाला पेज थोड़ा सा नाटक करता है, बस एक सेकंड रुक जाएं।
चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैंने बता दिया, भारत से मसाले हो गया, जड़ी बूटियां हो गया, सूती कपड़ा और नील हो गए, ये 4 प्रोडक्ट। तो ये व्यापार की मुख्य वस्तुएं थी। और यहाँ पर मसाले, रेशम, चीनी मिट्टी और लाख। तो घटना क्या होती है 1453 में कि कुस्तुनतुनिया में तुर्कों का अधिकार हो जाता है। ठीक, देखें यहाँ पर ये तो मैंने बता दिया कि एशिया का अधिकांश व्यापार अरब वासियों के हाथ में था। एशिया का अधिकांश व्यापार किनके हाथ में था? अरब वासियों के हाथ में था। और भूमध्य सागरी और यूरोपीय व्यापार किनके? इतालवी व्यापारी, मतलब इटालियन जो मर्चेंट्स थे उनके हाथ में था। इटालियन मर्चेंट्स के हाथ में था। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। फिर भारत में भी देखें तो कोरोमंडल तट में चेट्टियार समुदाय था। चलो, चेट्टियार, किनका? चेट्टियार, ये व्यापारी वर्ग था चेट्टियार। और इनका साथ देते थे दक्षिण पूर्व एशिया के चूलिया। चूलिया जलप्रपात भी है ना, कहाँ है? चूलिया मुसलमान, मुसलमान। तो ये साथ, ये भी व्यापार करते थे चूलिया मुसलमान। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई 1453 में। क्या हुई? वो ये हुई क्या कि कुस्तुनतुनिया, अब ये कुस्तुनतुनिया नाम अब नहीं मिलता है। वर्तमान में जिसे हम क्या बोलते हैं? इस्तांबुल, इस्तांबुल बोलते हैं। वही प्राचीन काल में कहलाता था क्या? कुस्तुनतुनिया, वही कहलाता था कुस्तुनतुनिया। तो कुस्तुनतुनिया जो है, वर्तमान में हम इस्तांबुल देखें तो टर्की का सबसे बड़ा नगर भी है। और क्या है? और यहाँ का सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र भी है ना। तो यहाँ पर तुर्कों का अधिकार हो गया। अब इससे क्या हुआ? उससे इससे ये हुआ कि पूर्वी और पश्चिमी देशों के मध्य संपर्क स्थापित करने वाला जो मार्ग है वो भी तुर्कों के अधीन आ गया। इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये, इससे हुआ तो कुछ नहीं, हुआ क्या कि जो तुर्क थे उन्होंने, जो यूरोप के व्यापारी हैं, उनको भारत से व्यापार करने के लिए इस मार्ग को इस्तेमाल करने की जो सुविधा है वो देने से इनकार कर दिया। इन्होंने बोला भी होगा भाई साहब सीमा मतलब चुंगी ले लेना, पैसे ले लेना, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। अब ये मार्ग हो गया बाधित। बचा कौन सा मार्ग? या तो जाओ वो मध्य एशिया से होते हुए, तो बड़ा कठिन मार्ग था, या फिर वो लाल सागर वाला जो कि कोहरे की वजह से क्या होता था, बड़ा ही दुष्कर हो जाता था। तो अब इसकी वजह से ये मार्ग बाधित हो गया। लेकिन इसी समय क्या होता है, कुछ नवीन जो राष्ट्र थे उनका उदय हुआ। और ऐसे राष्ट्र थे जो कि यूरोप साइड हम देखें तो वहां पर जो इटालियन मर्चेंट थे उनका अधिकार था। उनकी वजह से ये जो पूर्वी देशों के साथ जो समृद्ध व्यापार था मसालों का, उससे ये बहिष्कृत थे, कभी आ ही नहीं पाए। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति बदल जाती है। वो क्या हो जाती है, एक मार्ग तो ये बाधित हो गया, और वो जो नए राष्ट्र हैं जैसे कि पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, वो तुर्क इटली वाले व्यापारी हैं और तुर्क हैं, इनके झगड़ों में भी नहीं पड़ना चाहते थे। तो वो कुछ सुरक्षित और नए मार्ग की खोज में लग जाते हैं। तो यहाँ पर नए भौगोलिक क्षेत्रों की खोज में बोले हम, या हम बोले क्या, भौगोलिक खोज जो है उसका एक नया युग प्रारंभ होता है।
और एक ये समय की मांग भी थी, क्योंकि वो मार्ग अवरुद्ध हो गया था और वो ट्रेड जो था मसालों का वो बहुत ज्यादा जरूरी था इन लोगों के लिए। अब बेनिफिट तो देखें कितना ज्यादा था। एक बार बस व्यापार करना है, जिंदगी भर का जो खर्चा होगा, जो भी आर्थिक जरूरतें होंगी, वो जिंदगी भर की पूरी हो जाएगी। इतना खतरनाक व्यापार था ये। तो पुर्तगाली और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया, और इसमें ये कैपेबल भी थे, समर्थ भी थे। समर्थ कैसे थे? इसके पीछे तत्कालीन परिस्थितियों का योगदान था। ये चल रहा था 15th सेंचुरी। अब 15th सेंचुरी में क्या है, कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ वर्ल्ड हिस्ट्री में। पुनर्जागरण का काल चल ही रहा है। तो इस काल में जो जहाजरानी उद्योग है वो उसका काफी विकास हो गया था। जहाज एक से एक बनने लगे थे। तो शिप बिल्डिंग, जहाजरानी जो उद्योग है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, वो बहुत ज्यादा विकसित हो जाती है, ग्रोथ करती है, डेवलप हो जाती है। और एक और महत्वपूर्ण चीज, नेविगेशन साइंस, नेविगेशन, नौ वहन विज्ञान, नेविगेशन, नौ परिवहन जो साइंस है, ये भी काफी विकसित हो गया था। और तो और यहाँ पर एक और चीज का बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो क्या है? कंपास, जिसे बोला गया है क्या? कुतुब नुमा, कुतुब नुमा दिशा सूचक यंत्र, इसका भी इन्वेंशन हो गया था। तो अब क्या चाहिए, तभी तो समर्थ हो पाए। इन सब से बढ़ के जो चीज है वो यहाँ पर विकसित हुई पुनर्जागरण की वजह से। लोगों के अंदर क्या? उद्यमिता की भावना, एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब रिस्क उठाने का जो भाव है वो पैदा हुआ, साहस पैदा हुआ, रिस्क, जोखिम उठाने का। ये जोखिम ही तो था। हजारों किलोमीटर के ऐसे मार्ग में आप जा रहे हैं जहां पर कोई इसकी गारंटी नहीं कि वापस लौट के भी आएंगे कि नहीं। पता नहीं किन मुसीबतों से सामना हो जाए। बैकअप सपोर्ट आज की तरह मिलने वाला आज भी मुश्किल हो जाती कभी कभी। लेकिन फिर भी आज ये तो है कि भाई सिग्नल विग्नल यदि आ रहा हो तो सिग्नल से क्या है कि सहायता मंगा सकते हैं। तो वहां पर ये सब सुविधाएं थोड़ी ना थी। तो ये बहुत ही जोखिम भरा काम था। लेकिन जोखिम उठाने के लिए तैयार भी तो थे। जितना बड़ा जोखिम उतना बड़ा फायदा भी तो था। क्यों 50 से 60 गुना ज्यादा रेट में ये सामान बिकता था? ये जोखिम की वजह से साहस उठाया, साहस उन्होंने साहस की वजह से रिस्क उठाया, जान जोखिम में डाली। हाँ, तो यहाँ तक हम पहुंच गए। फिर पुर्तगाल के राजकुमार थे प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, ये भी पूछा जाता है। तो इन्होंने भी काफी इनकरेज किया, इनको काफी प्रोत्साहित किया। अपने देश के जो नाविक थे, सीलर थे, कि नया जो मार्ग है ये तो बाधित हो गया तुर्कों के कारणवश से, भारत की खाड़ी वाला, तो नया मार्ग खोजें, कोई सुरक्षित और सीधा सीधा मार्ग हो। तो पुर्तगाल के नाविक थे बार्थोलोमो डियाज। बार्थोलोमो डियाज ने 1487 में, किसने? बार्थोलोमो डियाज। तो बार्थोलोमो डियाज ने क्या खोजा? आशा अंतरीप, उत्तम आशा अंतरीप बोला जाता है। असल में क्या है, वर्तमान में उत्तम आशा अंतरीप को क्या बोला जाता है? आशा अंतरीप बोला जाता है। तो आशा अंतरीप का पुराना नाम ही है क्या? उत्तम आशा अंतरीप। यदि क्वेश्चन में आ जाए आशा अंतरीप या उत्तम आशा अंतरीप, तो बात एक ही है। इंग्लिश में बोला जाता है इसे केप ऑफ गुड होप। तो इसकी पोजीशन देखें हम कहाँ हैं। ये नाटक ना करे। तो ये है स्पेन, ये है स्पेन, और ये है पुर्तगाल। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि पुर्तगाल के जो नाविक हैं कौन है?
बार्थोलोमो डियाज, वो यहाँ से इस तरह से चक्कर काटते हुए ये क्या अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ से चक्कर काटते हुए ये आते हैं यहाँ पर। ये जो पॉइंट है ये है क्या, केप ऑफ गुड होप। कुल मिला के इन्होंने आधा काम कर दिया था, क्योंकि वास्को डी गामा जब भारत के यूरोप से भारत तक का समुद्री मार्ग खोजते हैं तो वो इसी मार्ग से ही आगे बढ़ते हैं। आधा मार्ग तो इन्होंने तय कर लिया था, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। कई हजार किलोमीटर का ये जो रास्ता है इन्होंने खोज लिया था, और पुर्तगाल के थे तो जानकारी इनको मिली गई होगी। तो ये है केप ऑफ गुड होप, ये है उत्तम आशा अंतरिक्ष, ये वाला पॉइंट। फिर यहीं से ही आगे बढ़ेंगे कौन, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा यहीं से अपना आगे का रास्ता तय करते हैं। यहाँ से फिर वास्को डी गामा आगे जाएंगे, ये यहाँ से पहुंचेंगे कहाँ, ये रूट कवर कंप्लीट करेंगे तो बस हो गया। यूरोप से भारत को जोड़ने वाला नया समुद्री मार्ग है, खोज लिया उन्होंने। तो देखा जाए तो दो लोगों ने मिलकर खोजा, लेकिन वास्को डी गामा का ज्यादा नाम था। आज भी हम उसी को पढ़ते हैं कि समुद्री मार्ग जो खोजा था, किसने खोजा था। ये घटना थी 17 मई 1498 1498 की, जब ये यहाँ पहुंचते हैं केरल के यहाँ पर कालीकट तट पे। आगे चलते हैं, हम पहुंचते हैं उस बीच पे। फिर आगे हम देखें तो आगे 1494 में 1494 में स्पेन के निवासी, ये पूछा जाता है स्पेन के निवासी थे कौन, कोलंबस। ये भी भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढने निकले, लेकिन पहुंच गए कहाँ, अमेरिका। असल में हुआ क्या होगा इनके साथ, हुआ ये होगा कि भाई साहब बार्थोलोमो डियाज इस दिशा में चले, यहाँ तक पहुंचे, भारत नहीं मिला, वापस लौटे होंगे, बताया होगा कि भाई हमें तो नहीं मिला। तो बस यहाँ से फिर स्पेन, ये इसके बाद में स्पेन से ये बोले इस रास्ते से गए हैं तो मैं इस दिशा में चलता हूँ, तो बस ये इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ इनको क्या मिलेगा, यहाँ अमेरिका मिल जाता है, तो अमेरिका की खोज हो जाती है। तो यहाँ पर अमेरिका की खोज हो जाती है। अब चलते हैं आगे, उसी पेज पे आते हैं। तो अमेरिका की खोज हो चुकी है, अब मैंने बताया आगे। तो कुल मिला के सबसे पहले इस तरह से पुर्तगीज पहुंचते हैं, वास्को डी गामा आ जाते हैं। यूरोपीय कंपनियों का यदि हम क्रम देखें आने का, तो सबसे पहले जो आए हैं वो कौन थे, पुर्तगाली आए थे। फिर उसके बाद आए कौन, डच यानी हॉलैंड निवासी, नीदरलैंड निवासी। फिर अंग्रेज आए, फिर उसके बाद आए डेन्स, और उसके बाद आए डेनमार्क के थे ये फ्रांसीसी। तो इनका क्रम है, एक कोड है, उससे हम याद कर सकते हैं, पोहा, अंडा, फ्राई। तो देखिए पोहा, पा से हो गया पुर्तगाली, पा से हो गया पुर्तगाली, हा से हॉलैंड, और हॉलैंड के ही जो नागरिक हैं वो कहलाते हैं डच। अन से अंग्रेज,
डा से डेंस डेनमार्क वाले, और फ्रा से हो गया फ्रांसीसी। तो ये हो गया क्रम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे 1 मिनट चले। तो कहाँ पहुंच गए हैं? उत्तमाशा, मैंने अभी बताया उत्तमाशा अंतरिक्ष का चक्कर काटते हुए अब्दुल मनीद पूछ लिया जाता है। ये कौन थे? ये गुजराती गाइड थे। ये गुजराती गाइड थे किसके? ये थे वास्को डिगामा के। तो इनकी सहायता से ये पहुंचते हैं कहाँ पर? ये पहुंचते हैं कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर, है ना। एक स्थान है कप्पक डाबू। ये नाम याद रहे तो ठीक, ना रहे तो कोई बात नहीं। ये आपको ये याद रखना है। ये कहाँ पहुंचे थे? ये पहुंचे थे केरल। केरल के तट पे है। क्या नाम है जगह का? कालीकट। यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ पर बेड़ा उतारते हैं अपना। लेकिन कालीकट के तट में मैंने बताया था कि पहले से यहाँ पर अरब बस्तियां थी। अरबी व्यापारी जो थे उन्होंने अपना यहाँ पर डेरा बना के रखा था। तो इन्होंने इसका विरोध किया, बड़ा ही वैमनस्य से रवैया अपनाया। ये कहाँ से आ गए दखल करने के लिए हमारे व्यापार में? बड़ा मुश्किल हो गया था कि व्यवहार कर पाए। लेकिन इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि केरल का जो राजा था उसकी पैतृक उपाधि टाइटल था क्या? जमोरिन। तो जमोरिन राजा बोला जाता है। तो जमोरिन राजा ने क्या है, इसका स्वागत किया वास्को डी गामा का, और इसको अपने यहाँ से मसाले और जड़ी बूटियां मसाले और जड़ी बूटियां ले जाने की परमिशन दे दी। परमिशन मिल गई। अब वास्को डी गामा जी यहाँ से जब जाते हैं तो जो भी सामान खरीद के ले जाते हैं, मूलतः मसाले ले गए थे। आने जाने का खर्च है वो निकाल लें, मसाले में जो पैसा खर्च किया था, जो सामान खरीदने खर्च किया था वो भी निकाल लें। तो वो सब निकालने के बाद भी इनको 60 गुना लाभ हुआ। 60 गुना प्रॉफिट कमाया। बहुत बड़ा प्रॉफिट है। मतलब कोई व्यक्ति क्या है 1 लाख का सामान खरीदे और उस सामान को 61 लाख में बेचे, बहुत बड़ा मुनाफा हो गया। तो बस इस व्यापार के मार्ग खोल दिए। तो अब पुर्तगाल की जो राजधानी है लिस्बन, लिस्बन समस्त यूरोपीय व्यापार का केंद्र बन गई थी। और पुर्तगाल का जो राजा था उसने तो वाणिज्य के प्रधान की उपाधि तक धारण कर ली थी। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी ये। फिर आगे चल के देखें तो 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वरेज कैब्रल के नेतृत्व में दूसरा पुर्तगाली अभियान कालीकट पहुंचा। 1502 में वास्को डी गामा ने दूसरा ट्रिप भी मारा था, दूसरी बार आए थे। 1503 में क्या होता है? पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री बनाई। तो ये क्वेश्चन आता है। 1503 याद रहे तो ठीक, ना रहे तो ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? तो कोचीन में बनाई थी। केरल के कोचीन में बनाई थी। तो ये पूछा जाता है। हालांकि आगे चल के 1505 में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री बनाई। याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। कन्नूर में, केरल के कन्नूर में यहाँ पर दूसरी फैक्ट्री बनाते हैं। और 1505 में ही फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पहला गवर्नर बना के भेजा जाता है। पुर्तगालियों के यूरोप एवं भारत के बीच सीधा समुद्री मार्ग खोजने के पीछे आर्थिक कारण भी थे और धार्मिक कारण भी थे। आर्थिक कारण तो हमने समझ लिया। आर्थिक कारण क्या था कि इस पूर्वी देशों का जो समृद्ध व्यापार था मसालों का, तो उस व्यापार में किसका एकाधिकार था? पहले हमने देखा जो
इटली के व्यापारी थे, यूरोप वाले और अरब के, इन दोनों का ही, यूरोप में इनका और एशिया में इनका एकाधिकार था। इनकी जो मोनोपोली थी, एकाधिकार था, इसको खत्म करना, इनको प्रतिस्पर्धा से बाहर करना, पहला उद्देश्य ये हो गया। धार्मिक कारण ये था कि इनको क्या करना था, एशिया, इनको एशिया प्लस अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका में प्रचार करना था, किसका, ईसाई धर्म का। क्यों करना था, वो इसलिए करना था कि इससे ये क्या करते, ये जो तुर्क हैं और जो अरब हैं, ये दोनों ही कौन है, ये दोनों ही मुसलमान हैं, मुस्लिम देश है, तो यहाँ के लोग मुसलमान हैं, तो ईसाई बनाकर अधिक से अधिक लोगों को, एशिया और अफ्रीका को, तुर्कों और अरबों की बढ़ती हुई शक्ति है उसको संतुलित करना, तो ये दोनों ही उद्देश्य थे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आते हैं गवर्नर मुख्य मुख्य जो आए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जो था वो कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कार्यकाल क्या है, 1505 से लेकर 9, याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। एक बात और, जब इसको भेजा गया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भेजा गया, तो इसको स्पष्ट निर्देश दिए गए थे पुर्तगाली सरकार के द्वारा कि भारत जाकर भारत में ऐसे फोर्ट, ऐसे दुर्ग बनाओ जिसका उद्देश्य केवल सुरक्षा ना हो, केवल अपने व्यापार को सुरक्षा क्या है, व्यापार को सिक्योर करना हो, सुरक्षा करना हो, तो केवल ये ना हो, बल्कि इन्होंने बोला था कि ऐसे दुर्ग हों कि हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित हो जाए। तो नियंत्रण भी उद्देश्य था और सुरक्षा तो था ही, केवल सुरक्षा के पर्पज से नहीं बल्कि नियंत्रण भी करें। नियंत्रण इसलिए, पुर्तगाली नियंत्रण हो जाएगा हिंद महासागर में, तो पुर्तगाली अपना व्यवसाय बिना किसी रोक टोक के शांति के साथ कर सकेंगे। तो यह नीति क्या कहलाती है, ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ये क्वेश्चन आता है, ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति जो है वह किससे संबंधित या किस गवर्नर की थी, तो पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की थी। तो ये दूसरी बात हो गई। अगली जो महत्वपूर्ण घटना है वो क्या, कि 1508 में 1508 इसका युद्ध चालू होता है किससे, गुजरात, मिस्र और तुर्की, इनके मुस्लिम संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े से, कंबाइंड मुस्लिम फ्लीट से। कारण क्या, क्योंकि यहाँ के तीनों शासक हम देखें, ये कौन है, ये वही रूट वाले हैं, फारस की खाड़ी वाले, जहाँ से व्यापार होता था। अब व्यापार कहाँ से होने लगा, वो सीधा जो मार्ग खोज लिया गया है उसमें से भी पूरा यहाँ पर कमांड किनके हाथ में है, अब यहाँ पर पुर्तगालियों के हाथ में है। तो अब ये भी चाहेंगे कि इस व्यापार में सहभागिता इनकी बढ़े, जो पहले थी, जो पहला रुतबा था वो फिर से कायम हो सके। तो बस प्रतिस्पर्धा चालू हो जाती है। इसी प्रतिस्पर्धा का अंजाम क्या होता है, इनमें जो ही क्या है, युद्ध भी होने लगते हैं। तो 1508 में जो है वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है वो हार जाता है। इस हार में इसका जो बेटा है वो भी मारा जाता है, लेकिन अपने जाने से पहले 1509 में इसने संयुक्त मुस्लिम बेड़े को पराजित कर दिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से क्या है कि ईसाई जगत की नौसैनिक श्रेष्ठता है वो यहाँ पर सिद्ध हो गई कि अब जो ये हैं ये नौसैनिक रूप से श्रेष्ठ है। तो बस लोग क्या है, इनके प्रभाव में आए, प्रभावित हुए इनसे। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन देशों के शासक को मिल के भी इनको नहीं हरा पाए। तो एक ये घटना होती है इनके काल में। अगला जो गवर्नर था वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो कि अल्मीडा के बाद आया। इसे बोला जाता है पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस व्यक्ति ने क्या है, अब भारत में क्षेत्र जीतना, भारत की भूमि को जीतना चालू कर देता है और यहाँ पर क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना करता है।
कैसे करता है? 1510 में महत्वपूर्ण घटना होती है। अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया और इसके साथ ही इसने क्या किया? क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना कर दी। इसलिए बोला जाता है वास्तविक संत। अभी तक तो व्यापारी थे मात्र, अब यहाँ के शासक भी बन गए। अगली जो महत्वपूर्ण घटना है वो क्या है? 1511 में इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी थी मलक्का। दक्षिण पूर्व एशिया से भी हमने बताया पहले कि मसाले आते थे वहां से, रेशम आता था, और चीनी मिट्टी हो गया, लाख हो गया, इनका ट्रेड होता, तो मसाले वहां से भी आते थे। तो वहां की महत्वपूर्ण मंडी थी मलक्का, उस पे इसने नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो इससे क्या है? ट्रेड और ज्यादा बढ़ गया। फारस की खाड़ी के इस मुख पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। तो हरमुज जो है ये क्या है? ये की मानी जाती थी, एक चाबी मानी जाती थी फारस की खाड़ी का जो रूट है वहां से जाने का, उस मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करने की थी। तो हरमुज पर भी अधिकार कर लिए 1515 में। हालांकि अदन की खाड़ी है, वहां पर भी अदन पर भी प्रयास किया था कि अदन जो है वो कब्जे में आ जाए, लेकिन नहीं कर पाते। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी। देखें मैप में यदि बताना चाहूँ तो अब क्लियर कर ही लें बढ़िया से, संस्थापक क्यों बोला जाता है। देखो अब ये है, ठीक है, तो यहाँ की प्रसिद्ध मंडी थी मलक्का, उसको भी कैप्चर कर लिया। यहाँ गोवा है, गोवा जीत के यहाँ पर राज्य स्थापित कर लिया। और ये जो है फारसी खाड़ी वाला राज्य है, तो यहाँ पर ये जो नोक दिख रही है ये हारमुज, यहाँ पर अधिकार कर लिया। बस ये रूट इसके कंट्रोल में आ गया। ये तो यहाँ से व्यापार कर ही रहे थे। अब यहाँ से जो बचे कुछ तुर्की वगैरह जो है वो यदि ट्रेड करेंगे तो जाना तो यहीं से पड़ेगा। तो ये अब ये यहाँ से जाने नहीं देंगे। अब यहाँ पर जो सामान पहुंचेगा वो केवल केवल इनके जरिए ही पहुंचेगा। प्रॉफिट बढ़ गया। तो ये देख लिया हमने। अब आगे क्या होता है ये भी देखते हैं। ये नट मोड टीचर। तो चलिए, जो अल्बुकर्क है वो भारत में स्थायी पुर्तगीज आबादी बसाना चाहता था, इसलिए उसने अपने देश के लोगों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने को प्रोत्साहित किया। विवाह हो जाएगा तो वो भी क्या है, यहाँ पर स्थायी तौर पर रहने लगेंगे। तो जो व्यापार है उसकी बहुत अच्छे से देख रेख हो सकेगी। तो ऐसा कुछ उसका सोचना था। ये क्वेश्चन भी आता है। अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है क्या, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अल्बुकर्क के बारे में पढ़ रहे हैं। वो क्या? अपने क्षेत्र में सती प्रथा इसने बंद कर दी। तो सती प्रथा बंद करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? पुर्तगाली गवर्नर और कोई नहीं, वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो इतनी चीजें आप याद रखें। अगला जो गवर्नर था, महत्वपूर्ण गवर्नर, बीच में बहुत से गवर्नर आए लेकिन महत्वपूर्ण है नीनो डी कुन्हा। तो इसके कार्यकाल में होता क्या है? पहली चीज क्या, कोचीन से जो है वो गोवा स्थानांतरित हो जाती है क्या इनकी, इनका जो ऑफिस होता है गवर्नमेंट, है ना, शिफ्टेड द गवर्नमेंट ऑफिस, जो सरकारी कार्यालय वो कोचीन से गोवा स्थानांतरित हो जाती है। और इस तरह से गोवा जो है भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक फॉर्मल जो है कैपिटल वो बन जाती है। तो किसने गोवा को पुर्तगाली राज्य की राजधानी बनाया? तो वो है नीनो डी कोन्हा। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है। तो अभी तक हमने देखा ये सारी की सारी जो चीजें कंट्रोल हो रही हैं पुर्तगालियों की, कहां से हो रही हैं? भारत के पश्चिमी तट से हो रही हैं। कालीकट, कोचीन, ये सब यहाँ से, ये गोवा भी यहाँ पर है, तो क्षेत्रीय राज्य यहाँ पर है।
अब ये पूर्वी तट की ओर विस्तार चालू करते हैं नीनो डी कोन्हा। पूर्वी तट भी महत्वपूर्ण था, बंदरगाह था यहाँ पर ना, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया से माल सबसे पहले यहाँ आता था, फिर यहाँ से फिर यहाँ ट्रांसफर होता था, यहाँ भी पहुंचता था, लेकिन महत्वपूर्ण था। तो देखें कहाँ पूर्वी तट में अपने ये पैर पसारने चालू करते हैं। तो मद्रास के निकट सेंथोम, मद्रास के निकट सेंथोम, बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित करके भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। तो विस्तार करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? गवर्नर नीनो डी कोन्हा। अगला जो फैक्ट है वो क्या है कि नीनो डी कोन्हा ने 1534 में, डेट याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, बेसिन पर अधिकार इसी ने किया, द्वीप पर भी अधिकार इसी ने किया। आगे चल के इसकी बात नहीं है, आगे चल के उसका कार्यकाल तो खत्म हो गया था, दमन में भी पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था। हाँ, नीनो डी कोन्हा के समय में एक महत्वपूर्ण घटना ये भी है क्या कि गुजरात का शासक था ये कौन? बहादुर शाह। गुजरात का शासक था बहादुर शाह। तो इससे पुर्तगालियों का झगड़ा हुआ था। असल में क्या, अपनी फैक्ट्री में जो दीवार खड़ी करने को लेके विवाद हुआ था इनके बीच में, तो वही झगड़ा सुलझाने के लिए बहादुर शाह से एक मीटिंग फिक्स की गई जहाज में। तो पुर्तगालियों से मिलने ये गए और जहाज में क्या हुआ पता नहीं, कहते हैं कि पुर्तगालियों ने इसे डुबा दिया, डुबा के मार दिया। तो ये कुछ एक घटना हुई थी, ये याद रखें। तो बहादुर शाह से पुर्तगालियों का झगड़ा हुआ था। तो पुर्तगाली मतलब कौन? कोन्हा से, नीनो डी कोन्हा से बहादुर शाह का जो है वो विवाद हुआ था। तो कुल मिला के आगे चल के लेकिन हम देखें होता क्या है, आगे चल के फिर और भी काफी समय तक इन्होंने क्या है एक अधिकार स्थापित करके रखा व्यापार में, मसालों के व्यापार में। डच आते हैं, डचों ने इनकी बैंड बजाई कहां पर? दक्षिण पूर्व एशिया है, वहां से डचों ने खदेड़ दिया, हार गए, वहां से युद्ध हुए वहां पर। तो डचों की वजह से पुर्तगालियों का व्यापार जो है वो ठप हो गया दक्षिण पूर्व एशिया में। अब डच है नई शक्ति बन गई, उभरे, भारत में भी सिमट गए। कारण क्या था? अंग्रेजों की वजह से। अंग्रेजों ने इनका व्यापार भारत में एकदम सिमटा दिया था। तो कुल मिला के हम देखें तो 1961 तक 3 क्षेत्र ही पुर्तगालियों के अधिकार में रहे। एक तो गोवा है ही, गोवा, दमन और दीव, ये 3 क्षेत्र, गोवा, दमन और दीव, 1961 तक इनके अधिकार में रहे। फिर उसके बाद क्या है, ये भारत में इनका विलय हो गया। पुर्तगालियों के नियंत्रण की विधि एवं प्रक्रिया देखें। पहली चीज कि पुर्तगालियों का जो समुद्री साम्राज्य था उसको बोला जाता था क्या? एस्तादो, एस्तादो द इंडिया। याद रखिएगा, एस्तादो द इंडिया। यह पुर्तगाली कंपनी का नाम भी पूछा जाए तो इसी नाम से आता है। पुर्तगाली कंपनी एस्तादो द इंडिया नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब इनकी एक व्यवस्था थी व्यापार करने की, वो कहलाती है कार्टेज आर्मेडा काफिला। कार्टेज का मतलब कुछ नहीं बल्कि ये होता है परमिट। मतलब यदि अरब सागर में यदि किसी बात करें अरब सागर में यदि, क्योंकि यहीं पर इनका क्या था, प्रभाव था, यहाँ पर नियंत्रण था। तो यदि कोई व्यापारिक जहाज अरब सागर में उतरेगा तो उसके लिए उनको परमिट लेनी पड़ती थी, किससे? पुर्तगालियों से। इसके लिए इन्हें शुल्क देना पड़ता था।
पैसे देने पड़ते थे, कार्टेज खरीदना पड़ता था, परमिट था ये। दूसरा काफिला व्यवस्था। काफिला व्यवस्था कुछ नहीं था बल्कि भारत की जो क्या थे व्यापारी, कैसे यहाँ के स्थानीय व्यापारी थे, स्थानीय व्यापारी अपना व्यापार इनके द्वारा सब पूरा समुद्री मार्ग इनके कंट्रोल में था, इनको व्यापार करना होता था। तो ये क्या है, ये काफिले के रूप में चलते थे। बहुत सारे स्थानीय व्यापारियों के जो जहाज थे उनका काफिला बनता था, फिर ये व्यापार करने के लिए निकलता था। और इनके साथ साथ क्या है, पुर्तगाली बेड़ा साथ साथ चलता था। तो ये भी व्यापार पर नियंत्रण की एक दूसरी विधि थी। एक तो परमिट हो गया, दूसरा काफिला व्यवस्था थी। तो काफिला में ये लोग साथ साथ चलते थे। इसके दो फायदे थे। एक तो क्या है कि ये जो व्यापारी हैं इनको सुरक्षा मिल जाती थी समुद्री डाकुओं से। दूसरा क्या है, इससे ये कंफर्म हो जाता था कि पुर्तगालियों ने जो व्यवस्था बनाई है, जो जैसे कि मसालों का व्यापार केवल केवल पुर्तगाली करेंगे, जहाजों में गोला बारूद कोई नहीं रखेगा, केवल पुर्तगाली रखेंगे। तो ये कुछ नियम बना के रखे थे। तो एश्योर हो जाता था, पेड़ा साथ में चल रहा है, कि ये सारे व्यापारी पुर्तगाली व्यवस्था के अंदर रहकर ही, पुर्तगाली नियमों के अंदर रहकर ही व्यापार कर रहे हैं। तो ये तकनीक थी। यहाँ तक कि मुगल सम्राट तक को परमिट लेना पड़ा था यहाँ से अपने जहाज को ले जाने के लिए, इस रूट को यूज करने में। तो ये थी कहानी। कुछ अन्य फैक्ट देखें तो 1542 में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध संत आए, सेंट आए। कौन आए? सेंट, प्रसिद्ध सेंट है सेंट जेवियर। अब इनके नाम से स्कूल कॉलेज भी हमें ईसाइयों की मिशनरीज के दिखाई देते हैं। तो सेंट जेवियर भारत आए पहला। तो सेंट जेवियर किसके साथ आया था? मार्टिन डिसूजा। डिसूजा अंकल लाए थे साथ में, मार्टिन डिसूजा। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भारत में तंबाकू हो गया, आलू हो गया, मक्का है, इसका प्रचलन किनके द्वारा किया गया या इनको कौन भारत लेके आया? तो चाहे बात करें हम किसकी, हम बात करें तंबाकू की, टोबैको की बात करें, चाहे हम पोटेटोज आलू की बात करें, चाहे हम बात करें किसकी, मेज यानी मक्का की बात करें, देशों से लाए, ये सेंट्रल अमेरिका से लाए थे, लेकिन लाने वाले पुर्तगाली थे। फिर अगला महत्वपूर्ण फैक्ट कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किन के द्वारा की गई? तो वो पुर्तगाली हैं जिन्होंने क्या है, प्रिंटिंग प्रेस का भारत में प्रचलन किया। तो ये है पुर्तगाली से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। तो उम्मीद है सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे और कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, क्या परिस्थितियां बनी जिनकी वजह से इनका आगमन हुआ। यदि ये परिस्थिति नहीं बनती तो वही चलता रहता कि जो इटालियन जो मर्चेंट्स हैं यूरोप के, वेनिस के और जिनोवा के, वही व्यापार करते रह जाते। यहाँ पर अरबी व्यापारी हैं वो व्यापार करते रह जाते एशिया में। ये चलता रहता। लेकिन तुर्की ने जब तुर्कों ने, कुस्तुनतुनिया ने इस्तांबुल में अधिकार कर लिया तो ये मार्ग बाधित हो गया। फिर एकदम क्या बोला जाए कि ये मजबूरी बन गई कि नया मार्ग जो है समुद्री मार्ग वो खोजा जाए, सीधा सीधा हो और सुरक्षित हो। तो खोज चालू हो जाती है। मैंने बताया इसके पीछे कुछ और भी विकास है जिनकी वजह से वो समर्थ हो पाए। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री जो वो काफी डेवलप हो गई थी, नेविगेशन साइंस वो डेवलप हो गया था, कंपास का जो है वो इन्वेंशन हो गया, तभी तो भौगोलिक खोज हो पाई। तो अथाह समुद्र निकले कहीं और कहीं और भटक गए, रसद खत्म हो गई, समुद्र में ही क्या है, भूखे प्यासे मर गए, रिस्क बहुत ज्यादा था। तो उम्मीद है कि इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज क्लास यहीं पर रोकते हैं। फिर डच है, अंग्रेज है, डेंस है, फ्रांसीसी, सब करेंगे, एक एक करके सबको निपटाएंगे। अगली क्लास में मैं जितने भी और भी यूरोपीय कंपनियां हैं, जितनी भी यूरोपीय कंपनी, इन सारों को कंप्लीट करा दूंगा, एक ही क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।